पाचन की प्रक्रिया में, डाइजेशन प्रोसेस में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन प्रोसेस में अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। ध्यान दीजिएगा, यह है अग्नाशय, अग्नाशय या पैनक्रियाज। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अग्नाशय या पैनक्रियाज। अग्नाशय या पैनक्रियाज ये गुलाबी रंग की मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। गुलाबी रंग की मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। यकृत या लीवर के बाद सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। अग्नाशय स्रावित करती है। अग्नाशय से स्रावण होता है, अर्थात इससे निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय या अग्नाशयी रस, अग्नाशय रस या अग्नाशयी रस, ध्यान दीजिएगा। अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है क्योंकि अग्नाशयी रस के द्वारा प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट तीनों प्रकार के जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। इसलिए अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है ट्रिप्सिन। ध्यान दीजिएगा, पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि करता है प्रोटीन का पाचन। यह करता है प्रोटीन का पाचन। और प्रोटीन अर्थात यह प्रोटीन के फॉर्म पेप्टोन को कन्वर्ट करता है। प्रोटीन के फॉर्म पेप्टोन को कन्वर्ट करता है पेप्टाइड्स में। ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि अग्नाशयी रस में पाया जाता है, यह प्रोटीन का पाचन करता है तथा पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन का फॉर्म पेप्टोन को दूसरे फॉर्म पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, अर्थात जटिल से सरल अणु में कन्वर्ट करता है। दूसरा होता है लाइपेज। दूसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज करता है वसा का पाचन। लाइपेज करता है वसा का पाचन। ध्यान दीजिएगा, यकृत वसा का पाचन करके बनाता है इमल्सीकृत वसा। इसके बाद लाइपेज वसा का पाचन में इमल्सीकृत वसा को यह कन्वर्ट करता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में यह कन्वर्ट करता है वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। ध्यान दीजिएगा, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल। ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्नाशय लगभग 60% वसा का पाचन करता है, अर्थात इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। बाकी बचे हुए 40% को छोटी आंत का इलियम भाग
का आंत्र रस, आंत्र ग्रंथि में पाए जाने वाले आंत्र रस के द्वारा पचाया जाता है। इसमें तीसरा एंजाइम है एमाइलेज, तीसरा एंजाइम है एमाइलेज, ध्यान दीजिएगा, तीसरा एंजाइम होता है एमाइलेज। यह करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यह करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अग्नाशयी रस में तीसरा एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, जो करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, अर्थात ये स्टार्च अर्थात मंड को सबसे सरलतम रूप अर्थात ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज अर्थात शर्करा में कन्वर्ट करता है। लेकिन एमाइलेज के द्वारा भी अर्थात अग्नाशय के द्वारा 60% कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर दिया जाता है। बचे हुए 40% कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है इलियम में पाए जाने वाले आंत्र ग्रंथि के द्वारा निकले आंत्र रस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर अग्नाशय रस निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, इसमें 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। ट्रिप्सिन के द्वारा किया जाता है प्रोटीन का पाचन अर्थात पेप्टोन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। वसा का पाचन किया जाता है लाइपेज के द्वारा, इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित किया जाता है, 60% इमल्सीकृत वसा का पाचन हो जाता है। एमाइलेज के द्वारा 60% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और बनता है स्टार्च से, ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज। तो ये है अग्नाशय पेनक्रियाज। ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय पेनक्रियाज में ही पाया जाता है लैंगर-हेस की द्वीपिका, यहीं पर पाया जाता है। ये जो मैंने डॉटेड किया है ये है अग्नाशय में पाया जाता है लैंगर-हेस, लैंगर-हेस की द्वीपिका, लैंगर-हेस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगर-हेस, लैंगर-हेस, लैंगर-हेस की द्वीपिका का खोज करता है, इसका खोज किया था, इसके खोज करता है, इसके खोजकर्ता वैज्ञानिक है लैंगर-हेस, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा लैंगर-हेस की द्वीपिका। ध्यान दीजिएगा, लैंगर-हेस की द्वीपिका में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। अग्नाशय में पाए जाते हैं लैंगर-हेस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगर-हेस, और लैंगर-हेस की द्वीपिका में पाए जाते हैं 3 प्रकार के कोशिकाएं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 3 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका तथा गामा कोशिका। ध्यान दीजिएगा, लैंगर-हेस, लैंगर-हेस की द्वीपिका के कोशिकाएं, इसमें 3 प्रकार के, लैंगर-हेस की द्वीपिका में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है। पहला होता है अल्फा कोशिका, पहला होता है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कोशिका से स्रावित होता है, अल्फा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकॉन, ग्लूकॉन। ध्यान दीजिएगा, अल्फा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है ग्लूकॉन, ग्लूकॉन। दूसरा देखना है बीटा कोशिका, दूसरा है बीटा कोशिका, बीटा कोशिका से एक हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन, इंसुलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिका, लैंगर-हेस की द्वीपिका के बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन। और तीसरा है आपका तीसरा कोशिका है गामा कोशिका, गामा कोशिका से हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों हार्मोन के कार्य को हम समझते हैं। लैंगर-हेस की द्वीपिका, आइसलेट्स ऑफ लैंगर-हेस में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। पहला है अल्फा कोशिका, दूसरा है बीटा कोशिका और तीसरा है गामा कोशिका।
अल्फा कोशिका से हार्मोन निकलता है ग्लूकोन, बीटा कोशिका से हार्मोन निकलता है इंसुलिन, गामा कोशिका से हार्मोन निकलता है सोमेटोस्टेटिन। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे पहले पकड़ते हैं बीटा कोशिका। बीटा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य होता है हमारे भोजन में फाइनली कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होकर बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को यह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके संचित करके रखता है। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को यह फाइनली जो कन्वर्ट हुआ है कार्बोहाइड्रेट और बना है ग्लूकोज, ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संचित करके रखता है। और जब हम उपवास करते हैं या हमारे शरीर में भोजन की कमी होती है तो पुनः अल्फा कोशिका से निकला हुआ हार्मोन ग्लूकोन, यह होता है हार्मोन ग्लूकोन पुनः इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। उपवास के दौरान अल्फा कोशिका के ग्लूकोन से निकला ग्लूकोन हार्मोन ग्लाइकोजन को संचित ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है पुनः ग्लूकोज में। उपवास के दौरान हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है, भोजन हमें नहीं मिलता अर्थात ग्लूकोज की कमी होती है, तो अल्फा कोशिका से निकले ग्लूकोन हार्मोन के द्वारा पुनः संचित हमारे शरीर में संचित ग्लाइकोजन को यह कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। अगला है गामा कोशिका, इससे निकला हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन। इसका कार्य होता है भोजन के स्वांगीकरण एसिमिलेशन अवधि को बढ़ाना, ड्यूरेशन को बढ़ाना। इसका काम होता है भोजन के स्वांगीकरण अवधि अर्थात एसिमिलेशन ड्यूरेशन को बढ़ाना। तो यह है लेंगरहैंस की द्वीपिका। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने समझा कि लेंगरहैंस की द्वीपिका का जो बीटा कोशिका होता है यह इंसुलिन बनाता है। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। लेकिन यदि मान लीजिए हमारे शरीर में जो बीटा कोशिका है यह प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इसमें किसी प्रकार का विकार आ गया है और यह इंसुलिन नहीं बना रहा है या कम मात्रा में बना रहा है, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यहां से दो बातों को समझते हैं। यहां पर बीटा कोशिका के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बातों को समझते हैं। पहली बात यह है कि यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, यदि बीटा कोशिका में किसी प्रकार का विकार हो गया है और यह प्रॉपर इंसुलिन नहीं बना रहा है या कम मात्रा में इंसुलिन बना रहा है, तो हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी। अर्थात इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, तो यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं करेगा और हमारे शरीर में सिर्फ रहेगा ग्लूकोज, जिससे मधुमेह अर्थात डायबिटीज बीमारी होती है। अर्थात हमारे शरीर में शुगर की मात्रा काफी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज, मधुमेह बीमारी होता है डायबिटीज बीमारी होती है। दूसरा है यदि बीटा कोशिका में कोई विकार उत्पन्न हो गया और यह इंसुलिन पर्याप्त मात्रा से अधिक मात्रा में बनाए, तो हमारे शरीर में इंसुलिन की अधिकता हो जाती है। अब इंसुलिन की अधिकता होगी तो जो भी हम भोजन खाएंगे वो फाइनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन होकर बनेगा ग्लूकोज, और पूरा का पूरा ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात हमारे बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ऐसा रूप है जो सिर्फ संचित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन हमारे बॉडी को एनर्जी देने के लिए चाहिए ग्लूकोज। तो इस प्रकार से
ये पूरे के पूरे ग्लूकोज को बना देता है ग्लाइकोजन। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इसकी अधिकता से होने वाला रोग है, इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, लेकिन यदि इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होगी तो ये पूरे के पूरे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी और हमारे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, अर्थात एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इस प्रकार से इंसुलिन की अधिकता से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। तो यह है पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण ग्रंथि अग्नाशय या पेनक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है।